लालची पानीपुरी वाला। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी ले लो। स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। एक बार खाओगे बार बार खाओगे। आओ आओ, रामू पानी पूरी वाले की पानी पूरी खाकर जाओ। आओ भैया आओ, पानी पूरी खाओ। रामू आवाज लगाकर अपनी पानीपुरी की प्लेटें लगा भी रहा था और बेच भी रहा था। उसके ठेले पर बच्चे से लेकर बूढ़े सब तरह के लोगों की भीड़ रहती थी। रामू वृंदापुर गांव में रहता था। वृंदापुर गांव में रामू पानीपुरी वाला बहुत ही फेमस है। वृंदापुर गांव के बाहर एक बस स्टॉप है। रामू गांव के बस स्टॉप के पास ही अपना पानीपुरी का ठेला लगाता था। जो कोई भी बाहर से आता उसके ठेले के पानीपुरी जरूर खाकर जाता। रामू अकेला ही पानीपुरी बेचता था गांव में। धीरे धीरे उसका पानीपुरी दूसरे गांव में भी फेमस होने लगा। अब रामू के पास दूसरे गांव के लोग भी आने लगे थे। वो बहुत ही स्वादिष्ट पानीपुरी बनाता था। लो भाई, एक प्लेट पानी पूरी खिला दो। हाँ हाँ भाई, ये लो पानी पूरी। रामू ग्राहक को पानीपुरी दे देता है और वो खाकर कहता है, वाह भाई वाह, मजा आ गया तुम्हारी पानी पूरी खाकर। ऐसी पानी पूरी तो आसपास के गांव में कहीं भी नहीं मिलती। तभी वहां एक और ग्राहक आ जाता है। हाँ भाई साहब, सही कहा आपने। ऐसी पानी पूरी तो यहाँ के किसी गांव में नहीं मिलती। मैं तो खुद पास के गांव में रहता हूँ, पर रामू की पानी पूरी खाने यहाँ आता हूँ हर दूसरे दिन। ला भाई रामू, एक प्लेट लगा दे मेरी भी। हाँ भाई, अभी लगा कर देता हूँ। हाँ भाई, पानी थोड़ा तीखा रखना। जरूर जरूर। भैया, एक पानीपुरी की प्लेट लगा देना। पानीपुरी खाने के बाद वो कहती है, क्या बात है भैया, आपके पानीपुरी के बारे में जैसा सुना था ये तो बिल्कुल वैसे ही है। मैं तो कल फिर आऊंगी पानीपुरी खाने। हाँ हाँ बहन जी, जरूर आइएगा। वो लोग पानीपुरी खाकर रामू की तारीफ करके चले जाते हैं। लोग आते हैं और रामू की पानीपुरी खाकर उसकी तारीफ करके जरूर जाते। रामू की रोज अच्छी कमाई होती थी। वो रोज बाजार जाता और पानीपुरी बनाने का सारा सामान खुद ही खरीद लाता और खुद ही अपने हाथों से पानीपुरी बनाता था, जिस कारण उसकी पानीपुरी बहुत ही स्वादिष्ट बनती थी। एक बार उसका एक दोस्त राजू गांव आता है और वो उसके ठेले पर आकर पानीपुरी खाता है। और भाई रामू, क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे किशन, तुम आओ आओ मेरे दोस्त, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ यार। कब आया तू शहर से? कल ही आया, और आज सबसे पहले मैं तेरे पास आया हूँ। बहुत सुन रखा था तेरी पानी पूरी के बारे में। चल आज मुझे भी एक प्लेट पानी पूरी खिला दे। हाँ हाँ मेरे दोस्त, ये ले तेरे लिए स्पेशल प्लेट पानी पूरी की। वाह रामू, आज तो मजा ही आ गया पानी पूरी खाकर। ऐसी पानी पूरी तो मैंने कभी शहर में भी नहीं खाई। सच कहते हैं गांव वाले, तेरे हाथों में जादू है जादू। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो बस गांव वालों का प्यार है जो उनको मेरी पानी पूरी इतनी अच्छी लगती है। नहीं मेरे भाई, सच में तेरी पानी पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा ये बता, कितने पैसे हुए तेरे पानी पूरी के? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तू रहने दे पैसे। नहीं भाई बताना, 10 रुपए की प्लेट हुई है। 10 रुपए बस? हाँ 10 रुपए की, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बड़ी सस्ती प्लेट बेचता है तू तो। हाँ भाई, गांव के हिसाब से यही सही है। पर तू तो बहुत ही अच्छी पानीपुरी बनाता है, फिर भी इतनी सस्ती। हाँ यार, पर कोई बात नहीं, मैं तो इसमें भी खुश हूँ। लोग खाकर मेरी तारीफ करते हैं, मुझे और क्या चाहिए। पर तारीफ से कोई पेट भरता है क्या? जितनी तू मेहनत पानीपुरी बनाने में करता है, उतना तो तुझे उसका दाम भी नहीं मिलता। अपने दोस्त की बात रामू को परेशान तो कर देती है, पर वो उस समय उसकी बात हंसकर टाल देता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता है। वो पानीपुरी बनाता और बेचता। एक दिन उसका दोस्त किशन उसको अपने घर शहर बुलाता है अपने बेटे के जन्मदिन के लिए। रामू और उसकी पत्नी राधा दोनों किशन के घर शहर जाते हैं। वहां वो दोनों उसके बेटे के जन्मदिन में शामिल होते हैं। जन्मदिन भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। तो जन्मदिन हो जाने के बाद रामू की पत्नी रामू से कहती है, मैं सोच रही हूं कि जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो क्या आप मुझे शहर भी घुमा देंगे? क्या पता फिर कब समय मिले। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें शहर घुमाकर लाता हूँ। दोनों पति पत्नी शहर घूमने जाते हैं तो वहां पर बहुत सी जगह घूमते हैं। घूमते घूमते जब राधा थक जाती है तो वो अपने पति रामू से कहती है, सुनते हो जी, अब और नहीं चला जाता मुझसे, और अब भूख भी लग रही है।
अच्छा चलो पहले कुछ खा लेते हैं। उसके बाद रामू और उसकी पत्नी राधा पास के ही एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर दोनों 2 प्लेट पानीपुरी ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर बाद एक वेटर उनका पानीपुरी का ऑर्डर लेकर आता है। रामू ने जैसे ही पानीपुरी खाया, वो कहता है, छी छी, इतनी बेकार पानी पूरी, मुंह का स्वाद ही खराब हो गया मेरा तो। अपने पति के मुंह से ऐसा सुनकर राधा भी वो खाती है और जैसे ही वो खाती है वो भी अपने पति की तरह ही कहती है, छी छी, कितना बेकार स्वाद है इसका। इतनी बड़ी दुकान और पानीपुरी तो इतनी बकवास है यहाँ की। बेकार में सारे पैसे बर्बाद कर दिए हमने तो यहाँ आकर। मुझे नहीं खाना ये। आप तो मेरे लिए कुछ और ही मंगा दो जी। उसके बाद वो दोनों अपने लिए कुछ और ऑर्डर करते हैं। दोनों वो खाकर जब पेमेंट करने जाते हैं तो पानीपुरी के पैसे सुनकर रामू और उसकी पत्नी राधा चौंक जाते हैं। हाँ जी भैया, कितना बिल हुआ आपका? जी 150 रुपए। 150 रुपए? पानी पूरी का क्या रेट है भैया? जी 40 रुपए की प्लेट है। 40 रुपए? जैसे ही रामू बोलता है वहां बैठे लोग उसको देखने लगते हैं। वो चुपचाप पैसे देकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। उसके बाद रामू और राधा बस पकड़कर अपने गांव वापस आ जाते हैं। गांव पहुंचकर उसकी पत्नी राधा रामू से कहती है, देखा जी आपने, शहर में कितनी लूट मचा रखी है। 1 प्लेट पानीपुरी की कीमत 40 रुपए। हाँ राधा, मैं भी वही सोच रहा था, वो भी इतनी बेकार पानी पूरी के। हाँ जी, और लोगों को देखा आपने कैसे मजे से खा रहे थे वो पानीपुरी को। हाँ राधा, और क्वालिटी भी तो बिल्कुल बकवास थी। जी, आप क्यों नहीं अपनी पानीपुरी की कीमत बढ़ा लेते हो जी? वैसे भी आप ही तो अकेले इस गांव में पानीपुरी बेचते हो, और लोग आते भी तो हैं दूर दूर से आपके पास खाने। पर राधा, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? आप क्यों इतना सोचते हो जी? सब ठीक रहेगा। वैसे भी अब तो महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, और अगर हम भी अपनी पानीपुरी की कीमत बढ़ा देंगे तो क्या गलत करेंगे हम? कह तो सही रही हो तुम, मैं भी अब अपनी पानी पूरी के रेट बढ़ा दूंगा। अगले दिन राजू अपने ठेले को लेकर बस स्टैंड पर जाता है, जहां वो रोज अपना ठेला लगाता था। पर आज उसने अपनी पानीपुरी के रेट बढ़ा दिए थे। जो पानीपुरी की प्लेट कल तक राजू 10 रुपए की बेचता था, वो अब उसे 20 रुपए की बेचने लगा। कुछ लोगों ने रामू से पूछा कि उसने क्यों अपनी पानीपुरी के रेट बढ़ा दिए, तो रामू कहता है, क्यों भाई रामू, ये अचानक तुमने अपनी पानी पूरी के रेट क्यों बढ़ा दिए? वो भाई, आजकल महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है, तो बस मुझे भी पैसे बढ़ाने पड़े। ऐसा कहकर रामू हंसने लगा। हाँ भाई, सही कहा तुमने, महंगाई भी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कहकर वो लोग पानीपुरी खाकर चले जाते हैं। रामू के पास दिन भर ग्राहक आते रहते हैं। पैसे बढ़ाने पर भी उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग पहले की तरह ही उसकी दुकान की पानीपुरी खाते। उसको अब पहले से दुगना फायदा होने लगा। धीरे धीरे रामू का लालच बढ़ने लगा। वो अब अपनी पानीपुरी की क्वालिटी में भी कमी करने लगा। गांव के लोगों ने फिर भी उसकी दुकान से पानीपुरी खाना बंद नहीं किया। वो लोग रामू पर पूरा विश्वास करते थे। अब तो रामू सब कुछ रेडीमेड सामान खरीद कर पानीपुरी बनाने लगा। उससे उसकी पानीपुरी का स्वाद भी खराब होने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान का पानीपुरी खाना भी बंद कर दिया। क्या भाई रामू, पहले तो तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद कितना अच्छा था, अब ये क्या हो गया तुम्हारी पानी पूरी को? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी पानी पूरी तो बिल्कुल पहले जैसी ही है। तुमको खानी है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, नहीं खानी हमको ये बकवास पानी पूरी तुम्हारी, और ऊपर से इतनी महंगी भी। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। खाने की क्वालिटी कम होने के कारण लोग उसकी पानीपुरी कम खाने लगे। धीरे धीरे रामू की दुकान से ग्राहक कम होने लगते हैं, क्योंकि घटिया पानीपुरी खाकर लोग बीमार होने लगे थे। उसको अपने इस काम में धीरे धीरे नुकसान होने लगा। दिन ऐसे ही बीतते गए और अब उसका काम बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गया था। एक दिन उसका दोस्त किशन उसकी दुकान पर फिर से आया। आओ आओ किशन, क्या हाल है तेरे रामू? कैसा चल रहा है तेरा काम? मैंने सुना है कि अब तूने अपनी पानी पूरी का रेट बढ़ा दिया है। अब तो तुझे फायदा ही फायदा हो रहा होगा। क्या फायदा राजू, ऐसे पैसे बढ़ाकर? ग्राहक ही नहीं आते अब। क्यों? तू तो बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाता है, फिर ग्राहक क्यों कम होने लगे तेरे? पता नहीं भाई, क्या हुआ ऐसा? अच्छा चल जरा अपनी पानी पूरी खिला, तो बहुत दिन हो गए खाए हुए। रामू अपने दोस्त को पानीपुरी देता है। जैसे ही उसका दोस्त पानीपुरी खाता है, वो रामू से कहता है, रामू ये क्या?
ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसी तू बनाता था मेरे भाई। नहीं नहीं, मैंने तो बिल्कुल वैसी ही बनाई है जैसी मैं पहले बनाता था। नहीं रामू, कुछ तो गड़बड़ है। तेरी इस पानी पूरी में लगता है तूने सामान खरीदने में कुछ तो कमी की है भाई। हाँ, आजकल मैं रेडीमेड सामान का इस्तेमाल करता हूँ ताकि कम पैसों में ज्यादा फायदा हो मुझे। किशन अपने दोस्त रामू की बात सुनकर समझ जाता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसके दोस्त ने ये सब किया है। ये सब सुनकर वो रामू से कहता है, रामू, मैंने तुझे पैसे बढ़ाने को बोला था मेरे दोस्त, क्योंकि तू बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाता था। पर तूने तो पैसों के लालच में आकर पैसे बढ़ाने के साथ साथ सामान भी घटिया लगा दिया। ऐसा करके तूने तो अपना ही नुकसान किया ना। जो लोग तुझ पर इतना विश्वास करते थे, हमेशा तेरी ही दुकान से पानी पूरी खाते थे, उन्होंने अब तेरी दुकान पे आना बंद कर दिया है। क्या मिला तुझे ऐसा करके? कुछ दिन तो तुझे फायदा हुआ, पर अब तो लोगों का भरोसा ही उठ गया है तुझ पर से। ये तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया। लालच ने तुझे बिल्कुल अंधा बना दिया। तूने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। ऐसा घटिया पानी पूरी खाकर लोग बीमार हो रहे हैं। ये तो गलत है ना। अपने दोस्त की बात सुनकर रामू को समझ में आ गया कि उसने बहुत ही गलत किया। पैसों के लालच में उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद रामू ने फिर से बिल्कुल वैसे ही पानी पूरी बनाना शुरू कर दिया जैसे वो पहले बनाता था। धीरे धीरे लोग फिर से उसके पानी पूरी खाने लगे। अब उसका पानी पूरी का काम फिर से चल पड़ा। उसकी दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ रहने लगी थी। ये सब देखकर अब रामू को समझ आ गया था कि लालच करना अच्छी बात नहीं है। एक छोटी सी कॉलोनी थी जहाँ कुछ मजदूर परिवार रहते थे। वो लोग दिन भर मजदूरी करते और 2 वक्त की रोटी खाते थे। उनका जीवन बड़ा कठिन था। उनके पास ना तो रहने के लिए अच्छे घर थे, ना ही कोई सुख सुविधाएं। उनका तो जीवन बस रोज कुआं खोदना और रोज पानी के तर्ज पर चल रहा था। एक दिन सब कुछ बंद हो जाने की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। सब लोग इधर उधर भागने लगे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी पता चला कि एक महामारी के चलते सब कुछ बंद कर दिया गया है। उस कॉलोनी में एक मजदूर परिवार रहता था जिसका मुखिया कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। उसके घर पर कोई मर्द नहीं था। मर्द के नाम पर एक बूढ़ा ससुर और एक छोटा बच्चा था। उस औरत का नाम फूलमती था। फूलमती के घर पर उसके सास ससुर और 2 बच्चे थे। फूलमती एक फैक्ट्री में काम करती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। उसका पति उसी फैक्ट्री में काम करते करते चल बसा था और उसकी जगह उसकी पत्नी फूलमती को नौकरी मिली थी। लेकिन अचानक फैक्ट्री बंद हो जाने से तो जैसे फूलमती पर बिजली ही गिर गई थी। उसे तो अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। एक दिन की बात है, फूलमती खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास आती है और कहती है, अरे फूलमती, आज तू काम पर नहीं गई? फूलमती सोच रही थी कि वो माँ को ये बात कैसे बताए कि फैक्ट्री बंद हो गई है और उसका काम भी छूट गया है। तो वो कहती है, अरे माँ, वो आज काम की छुट्टी है। अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी से खाना बना ले, आज सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। वो सब लोग साथ में खाना खा रहे थे कि तभी गट्टू नाम का एक आदमी आता है जो कि फूलमती के साथ फैक्ट्री में काम करता था। वो घर पर आता है और कहता है, अरे फूलमती, मैं तो आज गांव के लिए जा रहा हूँ। यहाँ तो अब गुजारा होना मुश्किल है। तू भी तैयारी कर ले, अगर तू कहे तो तेरे परिवार की टिकट भी ले आऊं। नहीं नहीं, अभी तुम जाओ, मैं बाद में देखती हूँ। वो आदमी चला जाता है। फूलमती की सास कहती है, अरे फूलमती, ये आदमी क्या कह रहा था? ये तो वही है जो तुम्हारे साथ काम करता है। हाँ माँ, ये जो महामारी चल रही है ना, इसी की वजह से हमारी फैक्ट्री बंद कर दी गई है। अब जब फैक्ट्री खुलेगी तभी काम मिलेगा। हाय राम, फैक्ट्री बंद हो गई तो हम सब खाएंगे क्या? फूलमती अपनी सास को ना चाहते हुए भी सारी बात बता देती है। उसकी सास परेशान हो जाती है। उनका तो गांव में भी कुछ नहीं था। माँ, तुम चिंता मत करो, अभी मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, हमारा खर्चा पानी चल जाएगा अभी।
इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। फूलमती ने जो पैसे बचाए थे वो भी अब खर्च हो चुके। अब तो घर में कुछ नहीं था खाने के लिए। अब वो सोच रही थी कि वो क्या करे। हे भगवान, अब तो सारा राशन भी खत्म हो गया है और बस ये पैसे भी खत्म होने वाले हैं। अब तो उसे एक ही रास्ता दिख रहा था कि वो सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस चली जाए। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि गांव में भी तो कुछ नहीं है। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन और एक टूटा फूटा घर। वो अपनी सास से बात करती है कि अब वो क्या करे। उसकी सास कहती है, फूलमती, गांव जाने से तो कुछ नहीं होगा। वहाँ तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। जमीन पर भी खेती करेंगे तो भी 2 महीने में फसल तैयार होगी। तब तक कैसे जिएंगे। तभी उन दोनों को अंदर से उसके ससुर की आवाज आती है। चंपा, चंपा, सुन चंपा। फूलमती और उसकी सास जब अंदर जाकर देखते हैं तो उसके ससुर जमीन पर गिरे हुए थे। वो पास जाती है तो देखती है कि वो तो बेहोश थे। फूलमती उन्हें जल्दी से बिस्तर पर लिटा देती है। कुछ देर बाद उसकी सास देखती है कि उसके ससुर को तो तेज बुखार है। उसकी सास को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फूलमती, हमें इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों मिलकर अपने ससुर को उठाकर घर के बाहर ले जाती हैं। लेकिन बाहर आकर देखती है कि सब दुकानें बंद थीं। सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी। अस्पताल भी दूर था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब हम क्या क्या करें? इनको कैसे अस्पताल ले जाएं? कोई मदद करो हमारी, कोई अस्पताल ले चलो इन्हें, नहीं तो ये मर जाएंगे। कोई मदद करो। लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि सब कुछ तो बंद था और लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। इसीलिए कोई बाहर नहीं आया, क्योंकि शहर में एक महामारी चल रही थी। तभी फूलमती को एक रेहड़ी दिखती है। वो तुरंत उसे खींच कर लाती है और उस पर अपने ससुर को लिटाकर अस्पताल की तरफ चल देती है। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन अस्पताल के बाहर तो लंबी लाइन लगी हुई थी। धूप बहुत तेज थी। फूलमती की सास भी बूढ़ी थी। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फूलमती इधर उधर भाग रही थी। उसे कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था अस्पताल में जाने का। इधर उसके ससुर की तबीयत और खराब होती जा रही थी। उन्हें बहुत तेज खांसी भी आने लगी थी। अब तो उनकी सांसें और भी तेज चलने लगी थी। फूलमती की सास अपनी बहू को आवाज देती है, फूलमती, जल्दी इधर आ, ये देख इन्हें क्या हो रहा है। कुछ कुछ कर, नहीं तो ये मर जाएंगे। क्या करूँ माँ? कोई अस्पताल के अंदर नहीं जाने दे रहा, कोई डॉक्टर भी नहीं दिख रहा। ये दवाई मिली है, ये पिला देती हूँ इन्हें, शायद कुछ आराम मिले। फूलमती अपने ससुर को दवा पिला देती है और फिर वो फिर से अस्पताल में दरवाजे की कड़ी को हो जाती है। तभी एक अस्पताल में काम करने वाला नंदू फूलमती के पास आता है। वो फूलमती को पहचान जाता है और कहता है, अरे फूलमती, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता नहीं शहर में महामारी फैली हुई है? वो मेरे ससुर की हालत बहुत खराब है, मेरी मदद करो। मैं कुछ नहीं कर सकता। अस्पताल के अंदर भी भीड़ है। तू ऐसा कर, उन्हें घर ले जा और घर पर ही उनका इलाज कर। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ। तभी उनकी सास भागकर फूलमती के पास आती है और फूलमती से कहती है, फूलमती, इनको देख तो जरा, ये देखो बेहोश हो गए हैं। फूलमती की तो ये बात सुनकर जैसे अपनी सुध-बुद्धि खो देती है। वो भागकर अपने ससुर के पास जाती है तो देखती है कि वो तो बेहोश है। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी सास भी वहां पर खड़ी थी। वो तो जैसे सदमे में ही चली गई थी कि तभी अचानक वो जमीन पर गिर जाती है। फूलमती अपनी सास को हिलाती है और कहती है, अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ? उठो माँ, उठो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कोई कोई मदद करो मेरी। फूलमती थक हार कर वहीं जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उधर मेरे ससुर बाहर पड़े हैं और इधर मेरी सास को ना जाने क्या हुआ। मेरी मदद करो भगवान, मेरे बच्चे भी घर पर अकेले हैं। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो।
तभी नंदू एक डॉक्टर के साथ फूलमती के पास आता है। फूलमती डॉक्टर के पैर पकड़ लेती है और कहती है, डॉक्टर साहब मेरी मदद करो, मेरे ससुर बाहर बेहोश पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है उन्हें, और ये मेरी सास है, इन्हें भी न जाने क्या हो गया है, देखिए मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर उसकी सास के पास जाता है और उसका इलाज करने लगता है। देखो, मैं तुम्हारी सास को दवाई दे देता हूँ, ये थोड़ी देर में ही होश में आ जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ससुर जी, इनकी जान बचा लो डॉक्टर साहब। तभी एक नर्स वहाँ आती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर, 7 नंबर वाले पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप जल्दी से चलिए। हाँ, मैं अभी आता हूँ। देखो फूलमती, मुझे अभी जाना होगा और जो दवाई दी है वो अपनी सास को दे देना। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नंदू फूलमती के पास आता है और कहता है, देखो फूलमती, तुम अभी अपनी सास को लेकर यहाँ से जल्दी चली जाओ अपने बच्चों के पास। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इंसान से दूसरे में बड़ी जल्दी फैलती है। तुम्हारा ज्यादा देर बाहर रुकना ठीक नहीं है। अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सोचो। लेकिन नंदू मेरे ससुर। देखो फूलमती, जो भी इस दुनिया में नहीं रहा उसका। नंदू अपनी बात पूरी करता कि तभी फूलमती के पड़ोस में रहने वाला एक आदमी वहाँ आता है और फूलमती को बताता है कि घर में उसके बच्चे अकेले हैं और रो रहे हैं। फूलमती जल्दी घर जाओ, तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं। फूलमती वहीं ठेली लेकर आती है और अपनी सास को उस पर लेटाकर घर की तरफ चल देती है। हे भगवान, जब माँ जी मुझे ससुर जी के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। फूलमती यही सोचती हुई अपनी सास को ठेली में लेकर जा रही थी। वो जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बच्चे भी उसका इंतजार कर रहे थे। मामा, तुम कहाँ चली गई थी हमको छोड़कर? ये दादी को क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, अभी तेरी दादी होश में आ जाएगी। माँ, दादाजी कहाँ पर हैं? फूलमती रोने लग जाती है। तभी उसकी सास भी होश में आ जाती है। फूलमती, तेरे ससुर कहाँ है बेटी? क्या उनको होश आया? फूलमती से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वो कुछ नहीं बोल सकी और घर के अंदर बैठकर रोने लग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद उसकी सास ठीक हो जाती है। अब तो घर में कुछ नहीं था खाने के लिए। बहुत दिनों से उन लोगों ने पेट भर खाना भी नहीं खाया था। तभी कुछ लोग गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं और गरीबों की बस्ती में खाना बांटने के लिए आते हैं। फूलमती को भी खाना मिलता है। वो खाना लेकर खुश होती है। सब लोग खाना खाते हैं। अब तो हर रोज़ कोई ना कोई उन्हें खाना दे जाता था। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गया। लेकिन एक दिन फूलमती की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसे तेज़ बुखार हुआ था और खांसी भी आ रही थी। उसकी सास ने उसे दवाई दी, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल में तो उसे जगह नहीं मिली, तो उसकी सास उसे घर ले आई। कुछ लोगों ने जब वो अस्पताल में भर्ती थी, इस महामारी के घरेलू इलाज के बारे में बताया था, तो उसकी सास ने वही सब किया। उसने कुछ जेवर रखे थे, उन्हें गिरवी रखा और उससे दवाइयाँ और कुछ खरीदा और फूलमती को वो सब दिया जो इस महामारी में देते थे। ले फूलमती, ये दवाई खा ले। सास ने कुछ दिनों तक फूलमती की बहुत सेवा की। उसने समय पर दवाइयाँ, काढ़ा, फल, हल्दी वाला दूध दिया और कुछ दिनों बाद फूलमती की हालत में सुधार आया। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। माँ जी, आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं जिंदा नहीं होती। नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। तू अकेली कितनी मेहनत करके पूरा परिवार चला रही है। अब सरकार गरीबों की मदद के लिए हर महीने राशन देने लगी थी। उसी राशन से उनका जीवन चल रहा था। अब वो सब घर पर ही रहते थे और इस महामारी को खत्म होने का इंतजार कर रहे थे।